संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई, वोटिंग, और इजराइल के खिलाफ भारत की सरकार, मोदी सरकार ने वोट किया अलग फिलिस्तीन देश के लिए। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यह भी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है ताकि आपका ध्यान अडानी के मामले से भटक जाए। तो मैं यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी देशवासियों को बताए, पूरी भाजपा सरकार बताए, हमारे विदेश नीति में इतना बड़ा झोल क्यों है। देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के योगी और मोदी राज में हजारों गायों को कत्ल करके उनका मांस बेचा जा रहा है। इस खबर को दबाने के लिए पंडित गौमांस का धंधा करता है। यह बात छिपाने के लिए देश के किसान मजदूरों की 10 मासूम बच्चों को जिंदा जलाने का काम किया गया। हमारे देश के अंदर, देश में पूजा स्थल अधिनियम 1991 यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 में, उससे पहले जो मंदिर था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था, चर्च था, मजार था, उसका अब किसी भी कीमत पर दूसरे धर्म मजहब मानने वाला उस पर कोई दावा नहीं कर सकता, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। ये कानून है। सौर ऊर्जा की बिजली बेचने के लिए अदानी ने रिश्वत दी है, और जैसे यह आरोप पत्र दाखिल होता है तो मोदानी की पोल खुलेगी। तो मोदानी की पोल खोल से बचने का फिर एक और षड्यंत्र होता है। ये सर सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि भारत के सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर मुकदमा दर्ज होता है अमेरिका में। वो भारत पर हमला नहीं है, पर एक व्यापारी पर मुकदमा दर्ज होता है, ये भारत पर हमला है। ये परिभाषा मैं तो नहीं कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इसलिए यह भारत सरकार पर हमला है। यह भी एक षड्यंत्र है। जानबूझ करके मोहन भागवत ने कहा 3-3 बच्चे पैदा करो। तो ये भागवत, सबसे पहले तुम बताओ, तुमने 3 बच्चे पैदा किए कि नहीं? वो सर्टिफिकेट तो देशवासियों को। मां बहनें क्या बच्चे पैदा करने की मशीन है क्या? मोदी को बोलो, मोदी अपनी पत्नी लेकर आए और बताएं 3 बच्चे पैदा किए कि नहीं। ये देश का सबसे बड़े सूबे का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बच्चे बनाया कि नहीं बनाया? हमारी मां बहनों को तुम, देश की मां बहनों को बच्चे पैदा करने की मशीन समझो और अपनी महिलाओं को तुम बच्चे ना जनो, ये विरोधाभास है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। आज मैं आपको हमारे देश के सेना के जवान, इंडियन एयरफोर्स के जवान सरताज के पिता मोहम्मद अखलाक के गांव बिसहड़ा की याद दिलाने के लिए आज आपसे बात करना चाह रहा हूं। वो बिसहड़ा गांव जहां सेना के जवान सरताज के पिता को जान से मार दिया गया था, और आरोप क्या था बिसहड़ा गांव में कि इनके घर में गौमांस है। उसी बिसहड़ा गांव में पूरन जोशी का जो कोल्ड स्टोर है, उसमें 153 टन गौमांस पकड़ा गया। उसके गाड़ी जो आई थी उसमें 32 टन गौमांस पकड़ा गया। पूरे आंकड़े ये बता रहे हैं कि 13,000 गायों का मांस कटा हुआ टुकड़ा पूरन जोशी के बिसहड़ा गांव में पकड़ा गया, लेकिन कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई, किसी पर हमला नहीं हुआ। तो ये कैसा गौ प्रेम है। मैं बिसहड़ा का जिक्र इसलिए भी आपके माध्यम से करना चाहता हूं। बिसहड़ा का जो मामला है, मोहम्मद अखलाक की हत्या का मामला, जब वो मामला लेबोरेटरी में गया था मथुरा की, तो मथुरा की लेबोरेटरी में क्या कहा गया था, आखिरकार ये जांच होती कैसे है, इस जांच को करने में कितना वक्त लगता है, बमुश्किल 2 से 3 घंटे का समय लगता है। बीटा कैरोटीन नामक एक प्रोटीन मिलता है जो सिर्फ गौमांस में पाया जाता है, और उसकी जांच करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। अब मैं ये क्रोनोलॉजी आपके साथ ये क्यों करना हूं कि खेल क्या है। 9 नवंबर को ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने पूरन जोशी के टैंकर से 32 टन गौमांस बरामद किया। पूरन जोशी के कोल्ड स्टोर से 153 टन, 153 टन, एक टन में 10 क्विंटल का आप लगा लीजिएगा कि एक करीब 200 टन माल पकड़ा गया, 200 टन गौमांस, और इसकी जांच के लिए उसी लेबोरेटरी में भेजा गया।
अब लेबोरेटरी का पहले नाम क्या है? मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान परिषद, वहां पर इस मामले की जांच 2 से 3 घंटे में होनी थी कि वह गौ मांस है कि नहीं है। लेकिन 9 नवंबर को ग्रेटर नोएडा की पुलिस गौ मांस पकड़ती हो 13,000 गायों का, और उसकी रिपोर्ट का खुलासा होता हो 17 नवंबर को। लेकिन 20 नवंबर को वोटिंग था। योगी की डबल इंजन की भाजपा की सरकार, मोदी और योगी के राज में 13,000 गायों का मांस जब्त होना, और इससे पहले कितने लाखों गायां कटी होंगी, उनका मांस का बिक जाना। ये पोल अगर खुल जाती, आप सब लोगों ने देखा होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जब वसूली का मामला आया तो 200 करोड़ रुपए की वसूली गौमांस के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूली की है। अब उस पूरे मसले को समझना पड़ेगा। अगर ये 17 नवंबर को मामला खुल जाने के बाद कि गौमांस का धंधा करती है योगी राज में खुला छूट है, तो 20 तारीख को वोटिंग के समय इनका सुपड़ा साफ होना था। देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के योगी और मोदी राज में हजारों गायों को कत्ल करके उनका मांस बेचा जा रहा है। इस खबर को दबाने के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो विश्व स्तरीय वार्ड बनाया, उस वार्ड में 10 मासूम बच्चों को इसलिए जिंदा जला दिया गया ताकि 13,000 गायों की गौ मांस जो पूरण जोशी के टैंकर और पूरण जोशी के कोल्ड स्टोर में पकड़ा गया था, पंडित गौमांस का धंधा करता है, यह बात छिपाने के लिए देश के किसान मजदूरों की 10 मासूम बच्चों को जिंदा जलाने का काम किया गया। आप हम सब लोगों को जानकारी है कि 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था। 19 तारीख का घटनाक्रम आप देखिए, चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के जज हैं आदित्य सिंह, उनकी अदालत में एक एडवोकेट जाता है और याचिका दायर करता है कि जो जामा मस्जिद है संभल की, वह श्री हरिहर मंदिर के ऊपर बनी हुई से तोड़ करके बनाई गई है। जज साहब के पास और कोई काम नहीं था, जज साहब बिल्कुल इंतजार में बैठे थे। जैसे वो याचिका आई, जज साहब ने याचिका स्वीकार की। 16वीं शताब्दी में बनी मस्जिद जिसको ISI उसकी देखरेख करती है, उसमें एक कमेटी है, उन सबको कुछ भी ना इतला करते हुए जज साहब ने सर्वे का आदेश कर दिया। जज साहब के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचता है। DM साहब के पास कोई काम नहीं, DM साहब बैठे हुए थे। जैसे सर्वे की टीम वहां पर जज वहां पहुंचता, जज का आदेश लेकर के वकील पहुंचता है, कोर्ट कमिश्नर, DM साहब और पुलिस का कप्तान खड़े हो जाते हैं और सीधा पहुंच जाते जामा मस्जिद सर्वे करने के लिए, और सर्वे भी हो जाता है। 7:30 बजे तक सर्वे पूरा हो जाता है और वापस चले जाते हैं। लेकिन इस सर्वे से बड़ा पॉलिटिकल फायदा यह हुआ कि जैसे हमने बाबरी मस्जिद को गिराया है, अब हम जामा मस्जिद को गिरवाएंगे। ये वोटों का दुर्विकरण करने का संदेश चला गया। अब इसमें बहुत साफ शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बहुत हैरान हूं, मैं जान करके भी हैरान हूं। हमारी एक याचिका है दिल्ली हाईकोर्ट में 2010 की, फूड सेफ्टी को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर, हमारे देश में और कितनी अवधि तक खेती पर्याप्त मात्रा में देशवासियों के लिए फसल पैदा करने में सक्षम है। 2010 की याचिका आज 2024 हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट भारत सरकार को श्वेत पत्र जारी करने का आदेश दे पाने में असक्षम है। दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर, देश में पूजा स्थल अधिनियम 1991 यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 में उससे पहले जो मंदिर था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था, चर्च था, मजार था, उसका अब किसी भी कीमत पर दूसरे धर्म मजहब मानने वाला उस पर कोई दावा नहीं कर सकता, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। ये कानून है।
दूसरी बात है, कोर्ट में हमारे देश के अंदर 4 करोड़ मामले अभी विचाराधीन हैं, पर जज साहब आदित्य सिंह, उनके पास कोई काम नहीं था, उन्होंने फटाफट किया, डीएम ने काम किया। तो मैं ये मानता हूं कि इस सर्वे के मुताबिक 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसकी आड़ में हो सकता है कि देश में अन्य, चाहे महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी जगह भी चुनाव है, जरूर वोटों को प्रभावित किया गया होगा, क्योंकि वीडियो बनाकर यूट्यूब के माध्यम से यह सर्कुलेट किया गया होगा, एक और मस्जिद को बलि का बकरा बनाया जाएगा। लेकिन अब खेल दूसरा आता है। खेल यह आता है कि 20 तारीख को भारत में वोटिंग का मामला था, और 20 तारीख को हमारे देश में मोदानी मतलब मोदी और अदानी, इन दोनों का भी एक मामला है। उसका मैं आपको एक एक बात बताता हूं। 20 नवंबर को न्यूयॉर्क की एक कोर्ट है, उस न्यूयॉर्क की कोर्ट में आरोप पत्र जमा होता है, और आरोप पत्र कौन करता है? जैसे हमारी सीबीआई है, वैसे उनकी एफबीआई है अमेरिका की, और वहां का कानून मंत्रालय ने बहुत बड़ी जांच पड़ताल के बाद यह पाया कि भारत में सौर ऊर्जा की बिजली बेचने के लिए अदानी ने रिश्वत दी है। और जैसे यह आरोप पत्र दाखिल होता है तो मोदानी की पोल खुलेगी, तो मोदानी की पोल खोल से बचने का फिर एक और षड्यंत्र होता है। और वो क्या होता है? संसद का सत्र शुरू होगा, संसद का सत्र शुरू होगा तो मोदानी की पोल खोल होगी, तो मोदानी की पोल खोल से ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जाए? तो ठीक है, जज आदित्य सिंह का तो आदेश था ही, और जब एक बार जज आदित्य सिंह ने आदेश दे दिया है तो फिर उसी की आड़ में जामा मस्जिद में दोबारा सर्वेक्षण के नाम पर एक बड़ा काम करके 5-7 मुसलमानों को काट मरवा दिया जाए, और मुसलमानों पर दंगा फसाद का मामला बना करके ये मोदानी वाला जो मामला है अमेरिका में, इससे ध्यान भटकाया जाए, और मोदानी वाले मामले को भारत पर हमला बताया जाए। अब बताइए, बेईमानी मोदी करे, बेईमानी मोदी का चहेता अडानी करे। मैं बेईमानी इसलिए कह रहा हूं, ईमानदारी की बात बता दूं, भारत के संस्थानों को, जिस तरीके से हमारे देश के बंदरगाह को, जिस तरीके से हमारे देश के एयरपोर्ट को, जिस तरीके से हमारे देश के रेलवे स्टेशनों को, जिस तरह के रेलवे लाइनों को, जिस तरीके से माल के गोदामों को, जिस तरह के खदानों को, तमाम तरीकों, जिस तरह के देश के जंगलों को, हमारे देश में मोदानी को बेचा जा रहा है, मोदी के द्वारा अदानी को। यह बगैर बेईमानी के हो ही नहीं सकता है। मैं तो बल्कि व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं, ये जो भारत को बेचा जा रहा है, इसमें मोदानी के साथ में मोदी का और अमित शाह का शेयर कितना है, और कितना मोहन भागवत का है, ये भी एक शोध का विषय है। पता नहीं आने वाली सरकारें ये जांच कर पाएंगी कि नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, यह एक लाला है, लाला ने बेईमानी की, अमेरिका ने उस पर मुकदमा दर्ज किया, अमेरिका की न्यूयॉर्क कोर्ट में वहां की जांच एजेंसी और वहां के कानून मंत्रालय ने मुकदमा दर्ज किया, तो यह भारत पर हमला है। लेकिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर मुकदमा दर्ज हो गया, यह भारत पर हमला नहीं है। यह सर सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि भारत के सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर मुकदमा दर्ज होता है अमेरिका में, वो भारत पर हमला नहीं है। पर एक व्यापारी पर मुकदमा दर्ज होता है, यह भारत पर हमला है। यह परिभाषा मैं तो नहीं कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इसलिए यह भारत सरकार पर हमला है, यह भारत पर हमला है। लेकिन मोदी लाला है, व्यापारी है, ज्यादा बड़ा व्यापारी है, छोटा व्यापारी है। एक बड़ी कहावत आपको बताता हूं, भिखारी और व्यापारी का ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई देश होता है।
भिखारी को आप मस्जिद के आगे भेजो, खुदा के नाम पर मांगेगा, मंदिर के आगे भेजो, भगवान के नाम पर मांगेगा, मस्जिद चर्च के आगे भेजो, गॉड के नाम पर मांगेगा, गुरुद्वारे के आगे अगर भेजोगे रब के नाम पर मांगेगा। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, इसी तरीके धंधे की भी अगर मैं बात करूं, व्यापारी चाहे वह मुसलमान के देश में जाए, चाहे हिंदू के देश में, चाहे सिखों के बीच में जाए, चाहे ईसाइयों के बीच में जाए, वो उनकी भाषा बोल करके धंधा करेगा। व्यापारी और भिखारी का कोई धर्म, कोई मजहब और कोई देश नहीं होता है। इसलिए मोदानी को मैं मानता हूं किसी भी कीमत पर भारत देश पर हमला नहीं माना जा सकता। सितंबर 2024 से मैं आपको बताता हूं, जैसे ही अमेरिकन के रडार में आएगा जी डोभाल गिरफ्तार हो जाएगा, मुकदमा चल रहा है, यह भारत पर हमला नहीं है। लेकिन मोदानी पर भारत पर हमला बताया जा रहा है, ये सोचने और समझने की बात है। मैं आपके माध्यम से एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का जज आदित्य सिंह का आदेश ईमानदारी के साथ में 20 नवंबर को वोट को प्रभावित करने तक सीमित था। लेकिन जैसे मोदी के चहेते अदानी का नाम का खुलासा हुआ तो 24 नवंबर को मुसलमानों की हत्या का मामला, मुसलमानों पर दंगे में फंसाने का मामला, उनका क्राउड इकट्ठा करने का मामला, ये 16वीं शताब्दी की मस्जिद का जिक्र कर रहा हूं, ये अडानी पर जो अमेरिका में आरोप पत्र दाखिल हुआ है उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और मैं आपको और बताना चाहता हूं, 2022 में जो वार्षिक कार्यक्रम होता है आरएसएस के लोगों का, संघियों का, उसको संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, हमारे देश में वंशवृद्धि ज्यादा मत करो, 50 साल तक आगे खाने के लाले पड़ जाएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या होगा, वंशवृद्धि बिल्कुल मत करो। और वही मोहन भागवत अब 3 अक्टूबर 2024 को कहते हैं कि हे भारत की महिलाओं, 3 बच्चे पैदा करो। तो या तो मोहन भागवत तब अफीम का नशा किए हुए थे 2022 में, तो अफीमची होता ना, पता लगता कि कब क्या बोलना है, या 3 अक्टूबर को अफीम का नशा किया। जितना मैं जानता हूं दूर से, मोहन भागवत अफीमची नहीं है। लेकिन मोहन भागवत ने यह सब क्यों कहा? क्योंकि यह क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। जिस तरीके से 13,000 गायों का मांस पूरण जोशी के पकड़ा गया, उससे ध्यान भटकाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चों को जिंदा जलाया गया। 20 नवंबर को वोटर को प्रभावित करने के लिए 19 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे कराया गया। मोदी के चहेते अदानी के पकड़े जाने के बाद जामा मस्जिद पे जानबूझकर दोबारा बेमतलब का 24 को सर्वे कराकर 5 मुसलमानों को मरवाया गया, मुसलमानों को दंगे फंसाया गया ताकि अडानी के नाम को छिपाया जा सके। और उसी के लिए यह भी एक षड्यंत्र है। जानबूझ करके मोहन भागवत ने कहा 3 बच्चे पैदा करो। तो ये भागवत, सबसे पहले तुम बताओ तुमने 3 बच्चे पैदा किए कि नहीं? वो सर्टिफिकेट तो देशवासियों को, मां बहनें क्या बच्चे पैदा करने की मशीन है क्या? मोदी को बोलो, मोदी अपनी पत्नी लेकर आए और बताएं 3 बच्चे पैदा किए कि नहीं। ये देश का सबसे बड़े सूबे का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बच्चे बनाया कि नहीं बनाया? हमारी मां बहनों को तुम, देश की मां बहनों को बच्चे पैदा करने की मशीन समझो और अपनी महिलाओं को तुम बच्चे ना जनो, ये विरोधाभास है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरह की क्रोनोलॉजी 3 बच्चे पैदा करने की है, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं 850 साल पहले की अजमेर शरीफ की दरगाह का मैं जिक्र कर रहा हूं, राजस्थान का। अब देखिए क्या विचित्र स्थिति है। सितंबर 2024 में अजमेर की सिविल कोर्ट में मुकदमा जाता है और सितंबर 2024 में पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन 27 नवंबर को जज साहब आदेश कर देते हैं और नोटिस जारी कर देते हैं। सब मनी चाहवा दरगाह की कमेटी हो, आईएसआई हो, तमाम को, और कहते हैं कि 20 दिसंबर तक आपको जवाब देना है। यह भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूं ताकि 850 साल पुरानी दरगाह पर मंदिर का दावा कोर्ट ने कबूला, ताकि अदानी के मामले से ध्यान भटकाया जा सके। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, ईमानदारी के साथ में, मैं हनुमान तो नहीं हूं जो सीना फाड़ूंगा, राम लक्ष्मण का फोटो दिख जाए।
लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, देश में ईमानदार जज की अगुवाई में अगर जांच पड़ताल की जाए कि अजमेर की सिविल कोर्ट का यह फैसला 27 नवंबर को क्यों सुना गया, जो सितंबर 2024 से पेंडिंग था। आदित्य सिंह ने 19 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करके सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया। मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने के लिए क्यों कहा। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों को जिंदा क्यों जलाया गया। इस सारा का सारा मसला है गौमांस से ध्यान भटकाने के लिए, और अदानी जो फंसा पड़ा है अमेरिका में, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और यही नहीं, मैं एक और अहम बात आपको बताना चाहता हूं, वो है फिलिस्तीन और इजराइल की। मैंने बहुत पहले कहा था, घुटनों के बल ले आया है, घुटनों के बल फिलिस्तीन इजराइल को। आज की स्थिति क्या हो गई, इजराइल समझौता करते फिर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में अंधभक्त जब हम लोग फिलिस्तीन की बात करते थे तो हमको गरियाते थे। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई, वोटिंग, और इजराइल के खिलाफ भारत की सरकार, मोदी सरकार ने वोट किया अलग फिलिस्तीन देश के लिए। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यह भी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है, ताकि आपका ध्यान अडानी के मामले से भटक जाए। तो मैं यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी देशवासियों को बताए, पूरी भाजपा सरकार बताए, हमारे विदेश नीति में इतना बड़ा झोल क्यों है, जब फिलिस्तीन में हजारों हजार मासूम बच्चे, महिलाएं कत्ल हो रहे थे, उस पर तो साइलेंट है। फिर कहते हैं, हम भी मानते हैं जो बंधक बनाए गए उनकी रिहाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, फिलिस्तीन के विषय में भी यह यू टर्न अचानक में नहीं लिया गया। ये इतना बड़ा यू टर्न लेने का भी असली खेल क्या है कि अडानी के मुद्दे से कैसे ध्यान भटकाया जा सके, और उस ध्यान भटकाने के लिए जितना गिरा जा सके उतना गिरने के लिए मोदी सरकार तैयार है। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। आखिरी बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज छोटी मोटी बातों पर संज्ञान लेते हैं। मैं अपील करता हूं भूपेंद्र रावत, मुझे 14 में फांसी लगा देना इंडिया गेट पे अगर मैं असत्य बोल रहा हूं। आदित्य सिंह की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, वहां के डीएम की भी, वहां के पुलिस के कप्तान की भी, वहां के एसडीएम की भी, और वो पिटिशनकर्ता की भी पूरी जांच पड़ताल हो। मोबाइलों की इनकमिंग आउटगोइंग की, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की भी जांच पड़ताल हो, और जांच पड़ताल होनी चाहिए मोहन भागवत को 2022 में 3 बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करने हैं, और 3 दिसंबर को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के। अजमेर की सिविल कोर्ट का भी, बैठे जज का भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हर जो संयुक्त राष्ट्र संघ में यू टर्न लिया गया है, अब इजराइल को आंख बताकर फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग की गई है, इसकी भी अगर तह में जाओगे तो यकीनी तौर पर हमारे देश में गौमांस पर पर्दा डालना और अडानी को बचाने के लिए यह सब कर्म करने के लिए मोदी सरकार, योगी सरकार विवश हुई है। धन्यवाद। ठीक है।